तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी और आपने समझा भी कि किस तरीके से उत्तराखंड में भोग कानून पर राजनीति जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि भोग कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं उन पर अगर कार्रवाई की बात की जा रही है तो वो कार्रवाई किस दिशा में की जा रही है। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भोग कानून लागू हो। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों का सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर एक एक करके पॉलिटिकल रिएक्शन और एक्सपर्ट की राय भी इस पर लेंगे। सतीश चंद हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, आशीष सैनी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपक रावत है, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, रावत जी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल आशीष सैनी जी आपसे है। ये जो बयान है हरीश रावत जी का, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी भी इस पर पूरी तरीके से सहमत है जो वो कह रहे हैं वो कानून को लेकर? देखिए, भूमि कानून को लेकर हरीश रावत जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे पार्टी की पूरी सहमति है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने वही कहा है और वही जो बात है लगभग घूम फिर कर जिलाधिकारी हरिद्वार के जिनका आपने बयान दिखाया उन्होंने भी कहा है। भूमि कानून को लेकर प्रदेश के सभी व्यक्तियों की एक आम राय ये है कि आप वो संरक्षित रहे और जो प्रयोजन है जिस प्रयोजन से ली जाए उसका उपयोग हो सके। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राय जो हरीश रावत जी ने लिखा वो पार्टी की भी राय है, सब लोग सहमत है कि हरीश रावत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सवाल ये है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भोग कानून पर जिन लोगों ने उल्लंघन किया, उल्लंघन यानी कि जमीन किसी और प्रयोजन के लिए ली, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको वापस निहित कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है? नहीं, अभी मैंने कहा जिलाधिकारी जो अभी जिनका बयान आपने दिखाया उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया को कोर्ट में भेजा जा रहा है। रावत जी ने भी कहा किया तो कोर्ट तय करे, सरकार कौन होती है तय करने वाली कि ये जमीन किस कानून के माध्यम से आएगी। अगर कोई कानूनी दांवपेच फंसता है तो वो जाके करे और सरकार को करना ही है। सरकार एक अध्यादेश लाकर पिछले सभी कानून रद्द करे, नया कानून लागू कर दे, किसने मना किया है। लेकिन पिछले एक साल से लगातार बीजेपी के नेता प्रवक्ता एक शब्द में कहीं से मिल गया है सख्त नाम का, कि सख्त भूमि कानून, सख्त भूमि कानून, सख्त भूमि कानून, लेकिन उसमें सख्त क्या करेंगे ये बताने को तैयार नहीं है। हमने तो ये कहा कि आप सब जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से अब तक जितने जमीनों के बड़े सौदे जिन पर आपको डाउट है उनकी एक बार जांच करा लीजिए, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है। इन्होंने इसमें संशोधन जो किया 500 मीटर से घटाकर 250 मीटर, विपक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की, ठीक है आपका नियम है, आप 250 मीटर लागू करना चाहते हैं कर दीजिए। लेकिन आप ये बताइए आज उसको और अधिक सख्त, यानी त्रिवेंद्र रावत जी जो उनके बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उस कानून को और अधिक सख्त करने की बात है, तो कौन सा प्रावधान आप लाना चाहते हैं जो इसमें ला रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून और तमाम जो पहाड़ी क्षेत्रों में नगर निगम है उनका सेवा जो क्षेत्र विस्तार है 15-15 किलोमीटर तक बढ़ा दिया, यानी आसपास के जो गांव हैं अब वो शहरी क्षेत्र में आ गए और भूमि कानून के दायरे से बाहर चले गए। ना तो उन लोगों ने मांग की थी, ना ही देहरादून के या किसी भी नगर निगम में नगर पंचायत की आवश्यकता थी। उत्तराखंड में ताबड़तोड़ तरीके से नगर निगमों की जो संख्या है वो 35,000 वोटर तक घटाने का काम बीजेपी ने किया ताकि भूमाफियाओं को जमीन खरीदने का मौका मिले। आज जब हम इन पर सवाल करते हैं कि आप भाई करना तो आपको है ना, राज्यपाल आपके हैं, सरकार आपकी, आप कर दीजिए 47 विधायकों के साथ, उसमें प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं। और विपक्ष का आलोचना, विपक्ष का सवाल केवल इस बात को लेकर है कि इस पर जवानी जमाखोरी ज्यादा हो रही है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल लोगों को बहलाने फुसलाने का एक धंधा बना लिया है। क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे राज्य में औद्योगिक निवेश हो, हर मामले में फेल है। केवल झूठे कानून बनाओ और वो सुबह शाम उस पर गाल बजाई करते रहो। ठीक है, अच्छा ये है सतीश जी कांग्रेस की दिक्कत, आपने सुन लिया, अब इनका जवाब दे दीजिए आप। देखिए रवि जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष है, इस विपक्ष को तो सबसे पहले हमें सूची देनी चाहिए बना के कि किन लोगों ने किन प्रयोजनों के लिए जमीन ली और उनका अब उस जमीन का स्टेटस क्या है। लेकिन विपक्ष आज पूरा मुद्दा भटका चुका है। विपक्ष को डर है कहीं हमारे समय पे जो सिटकुल पे बंदर बाट हुई जमीनों की और वो जमीन के जो जिनको आवंटन हुई थी वो लोग गायब हैं, उनका अता पता नहीं है कि उन्होंने सिटकुल में किस प्रयोजन के लिए जमीन ली थी और आज उस जमीन का क्या स्टेटस है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये
लगता है कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो पूरे कंफ्यूज्ड हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो बार बार जिलाधिकारी की बात कर रहे हैं हरिद्वार के, लेकिन उनको जो कोट करना है वो हरीश रावत जी को कोट करना है। लेकिन हरीश रावत जी का मैं ये उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उनका जब शासनकाल रहा उन्होंने उत्तराखंड को नरक बना दिया। उनके शासनकाल में उत्तराखंड की शांति बिल्कुल खत्म हो गई थी। उनके शासनकाल में रुड़की में एक जेलर की हत्या हो जाती है, एक टिफिन बम फटता है और उसमें एक विद्यार्थी की डेथ हो जाती है। हरक सिंह, मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सवाल पूछा गया है या तो वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, टॉपिक पर रहेगा। ठीक है जी, सैनी जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, सैनी जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए कांग्रेस की विडंबना रही है, नहीं ठीक बात है सनी जी, उसी पर कांग्रेस की विडंबना रही है कि उसने अपने आप को उत्तराखंड से कभी कनेक्ट ही नहीं करा। ये उत्तराखंड से कभी अपने को विचारधारा से कभी कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा ये जो सवाल कांग्रेस उठा रही है कि भू कानून पर जो बात कर रही है सरकार के, हम सख्त कदम उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो जमीन छीन ही नहीं सकते, बोले 2018 का जो संशोधन किया उसको ठीक कीजिए, और उन्होंने ये भी कहा कि विशेष सत्र बुला लीजिए, उस पर कुछ कीजिए, आप जमीन नहीं छीन सकते। तो आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए 2018 में जो जमीन के भू कानून में संशोधन हुआ था उसमें 12.5 एकड़ से जो जमीन है उसकी खरीद फरोख्त की परमिशन जो है वो जिलाधिकारी लेवल पे हो जाया करती थी। हाँ। लेकिन हमारी सरकार ने उसको अभी बिल्कुल ही हटा दिया है और वो जो परमिशन है वो शासन स्तर पे ही ली जाएगी। दूसरी बात, अभी उसमें पूरी तरीके से रोक है, और जो प्रायोजन, ये तो रवि जी आप भी मानते होंगे और ये कोई भी विपक्ष का दल हो या कोई भी नेता हो इस पे एग्री करेगा, और उत्तराखंड का कोई भी नागरिक हो, कि अगर जो जमीन व्यवसाय, पर्यटन या किसी भी चीज के लिए आवंटित की गई है उस पे वो चीज होनी चाहिए। नहीं वो बात तो ठीक है, मैं तो इसीलिए इसी बात को तो समझना है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो हो सकता है हमको भी इसे समझना पड़ेगा कि आखिर अगर ये बात की गई है तो क्या है, मतलब दिक्कत वही समझने की कोशिश करेंगे आज। देखिए दिक्कत तो कांग्रेस बताएगी कि क्या है। एक तरफ तो ये भू कानून की वो समर्थन करते हैं कि भू कानून आना चाहिए, और दूसरी तरफ जब हम इस स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं भू कानून से पहले का, तो इनको इसी में भी दिक्कत हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर उन व्यक्तियों पे, उन लोगों पे अगर कार्रवाई होती है कि उन्होंने जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली है और वो उस पे वो कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी ने ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यवसाय या पर्यटन या किसी भी अन्य उद्योग के लिए अगर भूमि आवंटित करी गई है और उस पे वो कार्य हो रहा है तो रोजगार बढ़ रहे हैं, हमारे प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उन उद्योगों को, उन व्यापारों को, उन जमीनों को कोई नुकसान नहीं करा जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है उस पर काम होना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कानूनी अपनी ओर से कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ेगी। मैं यूकेडी से इस पर पक्ष लेता हूं। देखिए 2 सरकारें रही हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इन 24 वर्षों में। उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा हर एक चुनाव में पार्टिसिपेशन रहा है। शुरुआत में जो है आप लोग हम कहेंगे विधानसभा में भी रहे, हालांकि मौजूदा स्थिति वो नहीं है, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आपको लगता क्या है कि अगर कांग्रेस कह रही है कि ये ठीक नहीं है, आप छीन नहीं सकते, इस पर बदलाव करने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो ठीक कर रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए दिया अगर नहीं कर रहे हैं काम तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, गलत क्या है? आपका क्या कुछ इस पर सोचना है, क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं दोनों पार्टी के लिए? रवि जी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब से प्रदेश बना है एक चीज़ निश्चित रूप से हमने देखी है कि यहाँ के जो मूल निवासी है या यहाँ के जो काश्तकार थे उनसे संबंधित जो इनकी नीतियाँ हैं, यदि वो सही होती तो आज 2024 में 24 वर्ष होने के बाद हम इस टॉपिक में बात नहीं कर रहे होते। निश्चित रूप से एक चीज, हम आज टॉपिक में बात नहीं कर रहे होते। निश्चित रूप से एक चीज यह है कि दोनों ही सरकारों ने जब ये सत्ता में रही हैं, इन्होंने पूरी तरह से यहाँ के मूल निवासी को, यहाँ के काश्तकारों को, जो सालों से यहाँ पर जमीन जिनकी पड़ी हुई थी उनको नजरअंदाज किया है, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे पास कृषि योग्य भूमि कितनी है, जितनी जब ये प्रदेश बना था 9 नवंबर 2000 और 2024 में जब हम बात कर रहे हैं तब हमारे पास कृषि योग्य भूमि कितनी है, लगातार कम होती गई है। ये सुनियोजित तरीके से सरकारों ने काम किया है, बंदर बाट करी है। और जो विषय आज उठा है ये दोनों कटघरे में है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये से बच नहीं सकते। इन दोनों ही सरकारों ने अपने चहेतों को बंदरबाट तरीके से यहाँ पर जमीनों का आवंटन किया है। अच्छा, ये तो बात हुई, जो हो गया वो तो हो गया। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल तो स्पष्ट कर रहा है कि 9 नवंबर 2000 के बाद
आज जब ये सख्त भू कानून की बात की जा रही है, हम तो चाहते हैं कि सरकार, जो वर्तमान सरकार हो, वो श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि इस प्रदेश के बनने से पूर्व यहाँ की कृषि योग्य भूमि कितनी थी, यहाँ पर कितने जलाशय थे, कितने नदी नाले थे, कितनी वन संपदा थी, वन भूमि थी, इनका पूरा डाटा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी जो आज सख्त भू कानून की बात कर रही है, इन्होंने जो अमूमन जो चेंज करा था, जो 12.5 एकड़ की जमीन को जो ली जानी थी उसको खोल दिया गया था, और उसमें एक राइडर लगाया गया था रवि जी कि आपको प्रयोजन बताना पड़ेगा। अब 2018 के बाद जब आज हम देखते हैं, तो अब जब रिपोर्ट आ रही है, जब सरकार चेती है जन आंदोलन के माध्यम से, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि जब देखा, जो उनकी जांच की जा रही है, तो जो 2018 या उससे पूर्व जिन परियोजनाओं के साथ या जिन गलत तथ्यों के साथ या जिस गलत उद्देश्यों के साथ यहाँ की जमीनों का आदान प्रदान किया गया है, उनमें प्रश्न जो उठाया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। और निश्चित रूप से भारत, यहाँ पर बड़ी विचित्र सी बात है कि आज हमारे कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, वो अगर ये कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, सरकार नहीं छीन सकती, अरे ये वही सरकारें हैं जिन्होंने उनको आमंत्रित किया था। नहीं, आप किसकी तरफ है? आप भारतीय जनता पार्टी में जो कार्रवाई हो रही है उसके पक्ष में है, या कांग्रेस कह रही है कि नहीं छीन सकते उसके पक्ष में? उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से यहाँ के लोगों की जब उनके हकूक की बात करने वाला है। यदि सरकार आज अगर कोई ऐसे ठोस निर्णय ले रही है, सख्त निर्णय ले रही है उन लोगों के खिलाफ जो कि यहाँ पर गलत तरीके से, गलत तथ्यों के साथ और गलत मंसूबे के साथ जिन्होंने यहाँ की जमीनें अधिकृत कर रखी है या अपने नाम कर रखी है, उत्तराखंड क्रांति दल उनका पूर्ण विरोध करता है और सरकार का पक्ष करता है कि सरकार देर में ही चेती है, लेकिन अगर वो कोई सख्त कदम उठाती है तो उत्तराखंड क्रांति दल उसका समर्थन करता है। बहुत अच्छी बात लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकाल में जिस प्रकार से आज यहाँ के जमीनों का आवंटन किया गया, जिस प्रकार से जांच की गई, हम तो मांग कर रहे हैं कि 9 नवंबर 2000 से और 24 नवंबर को आज हम बात कर रहे हैं 30 नवंबर को 2024 में सारी जमीनों की जांच होनी चाहिए। किन किन नेताओं ने किन किन अपने चहेतों को जमीनों का आवंटन किया है, वो कौन से लोग हैं जो यूपी उत्तराखंड से बाहर के लोगों को जिन्होंने यहाँ पर 250 गज से ज्यादा जमीन ली है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई उसको रोकता है तो उत्तराखंड क्रांति दल उसका भी विरोध करता है। नहीं, ये ठीक है, ये आपने ये कहा कि ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें छूट ना जाए, यानी कि जो बड़े मगरमच्छ है उनको भी देखा जाए। बिल्कुल, सभी को। ठीक है, अब इसको 250 गज से भी नहीं, जिन्होंने यहाँ पर बागवानी के नाम पर और पर्यटन के नाम पर जो बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग हैं जिन्होंने यहाँ पर जमीन अपने नाम का आवंटन करी है, उन सभी के खिलाफ भी जांच होनी ही चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इस मसले को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। हमारे साथ जय सिंह रावत सर हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं। सर, इस वक्त प्रदेश में भू कानून का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। दोनों पार्टियां चाहती हैं पक्ष विपक्ष भू कानून आना चाहिए, लेकिन इसी भी जो सरकार कार्रवाई कर रही है उस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए। क्या आज जो भू कानून की बात हो रही है बहुत ज्यादा देर हो गई है, लेकिन अभी भी जो सरकार प्रयास करने की बात कर रही है, क्या हम सही दिशा में हैं? पहले तो रवि, भू कानून के बारे में जितनी भी बातें हो रही है ना जी, मुझे लगता है लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्लियर बात नहीं आ रही। भू कानून तो कई किस्म के हैं। जी जी जी, लैंड सीलिंग एक्ट भी है, ZALR भी है, आपका रेवेन्यू एक्ट भी है, और सारे कानून हैं जो कई बार मैं सोचता हूँ जो डिबेट भी होती है लोग समझ ही नहीं पाते उसको, किस कानून के बारे में बात है। एक बात तो ये है। दूसरा, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक सख्त भू कानून लाएंगे, तो हमें जब तक आया नहीं तब तक उसकी आलोचना करना मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता है। जी जी, जब आएगा, हो सकता है अच्छा कानून हो, तो हमें अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए, शायद अच्छा ही आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, अब तक जो बीच में जो 2017 के बाद उस समय भी हुआ, तिवारी जी की सरकार के दौरान जो धारा 2 जोड़ी गई थी उसमें, पहले जो ऑर्डिनेंस आया था बिल्कुल बहुत अच्छा था वो 2003 में, लेकिन जब वो विधानसभा में पास के रेगुलर जो एक्ट बनना था, उसमें विजय बहुगुणा कमेटी एक बनी, उन्होंने कुछ उसमें ऐसे संशोधन, ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें धारा 2 डाल दी। धारा 2 कहती है कि ये कानून जो सख्ती है, ये नगर
निकायों में लागू नहीं होगा, और जब भी इसका विस्तार होगा वहां ये कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। और उसका दुरुपयोग किया 2017 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद उसका फायदा उठाने के लिए उत्तराखंड की आपकी 385 गांव, अभी कोई सज्जन जिक्र भी कर रहे थे, गांवों को नगर निगमों, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जोड़ दिया, क्योंकि उसके आसपास जो प्राइम लैंड थी वो बिकवानी थी। और वो कितनी लैंड थी? वो थी 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा, 50,104 हेक्टेयर जमीन थी। अच्छा, उस सूर्यधार मान लो और आसपास, अरे हम डिफेंस कॉलोनी के आसपास रहते हैं, वहां सिविक कम्युनिटीज नहीं है। आप जो गांव आपने उनको एक्वायर किया नगर निगमों, नगर पालिका में जोड़ो, वहां कहां सिविक कम्युनिटीज? जब आप वहां नागरिक सुविधाएं नहीं दे सकते तो आपने क्यों किया? जमीनों खुर्द बुर्द कराने के लिए किया। एक बात जी। दूसरी बात, मैंने हरीश रावत जी का बयान नहीं सुना न पढ़ा, जो आप कह रहे हैं उसी हिसाब से लगा रहा हूं। जी जी जी। जो अभी तक बात हो रही है, ये दो चीजें हैं। उस एक्ट में, जेडएलआर में, कुटुंब की साफ स्पष्ट परिभाषा लिखी हुई है कि कुटुंब में कौन होगा। और ये कहता है कि कुटुंब में एक बार जैसे 250 वो स्क्वायर मीटर अगर ले लिया है जी। तो उस कुटुंब के लोग दोबारा नहीं ले सकते। एक और माना मैं लेता हूं 250 स्क्वायर मीटर लेता हूं, तो मैं यहाँ का भूमिधर 129 के हिसाब से नहीं माना जाऊंगा। राइट जी। मेरा बेटा उसका नहीं कह सके साहब हमारे पास तो 200 वो भी हमारे कोई भी उसमें नहीं माने जाते। हाँ। साफ लिखा हुआ है उसी में, एक वो उससे बेटे लाद तो नहीं माने जाते। तो कैसे किसी ने ले ली? तो आप अब तक सरकारों ने जब जो ऐसा अगर माना कि तुम के लोगों ने ले लिया तो कैसे ले लिया? तो कैसे ले लिया? जी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम आप तो नहीं है, जनता तो नहीं है, सरकारें हैं, जिसकी भी सरकार नहीं। दो बात जी। अब आप जो कहते हैं कि साहब जब्त, अरे वो कानून खत्म हो गया। त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने में जब इसका ये इन कानूनों का जो हो रहा था, संशोधन हो रहा था, उसमें 143 का ख जोड़ी गई। उसमें लिखा हुआ था 2 साल के अंदर अगर आप उद्योगों के लिए जो जमीन ले रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि उसमें तो वो 12 उसका एकड़ वाली जमीन का वो तो हो गया था ना, लिमिट तो हो गई थी उद्योगों के लिए। जी। ये है कि अगर आपने 2 साल के अंदर वो उद्योग या उस प्रयोजन के हिसाब से उस भूमि का उपयोग नहीं किया, हाँ। तो आपकी धारा इसी कानून में, जेडएलआर में, भूमि सुधार एवं जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जो हमारे यहाँ उसका अनुकूलन हुआ है, उसकी धारा 167 कहती है कि उसको जमीन 143 का खामी था कि 167 के तहत कलेक्टर उस जमीन को अधिकृत सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा। हाँ। लेकिन 2022 में उस संशोधन में, उस कानून में संशोधन हो गया, 143 में खत्म हो गई। हाँ। अब आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है वो जमीनें जब्त करने के। जी। और आप जानते होंगे कलेक्टर तब से लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई जो जमीनें हैं जो उनको जब्त कर लो, ये कर लो, लेकिन करेंगे कैसे? आपके पास कानून नहीं है। यू हैव नो राइट। कलेक्टर क्यों नहीं कर रहे? चीफ सेक्रेटरी ने बार बार फटकार लगा दी जो कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लाओ, क्यों नहीं आ रही हो? क्योंकि वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो कानून था 143 में वो खत्म हो गए हैं। अब कैसे करेंगे? तो दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ ये भूमि कानून के मामले में नेता भी कंफ्यूज, सरकार भी कंफ्यूज, सब जो डिबेट करते हैं वो भी कंफ्यूज हैं। आ रहा हूँ आपके पास। जी। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं। जी। जी। तो दिक्कत ये हो रही है, उसको बदनाम हवलदारी में जो बोलते जाओ वो हो रहा है, कंक्रीट नहीं हो रहा है। दूसरा एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, ये जो ऐतिहासिक कानून है ये केवल भूमि व्यवस्था नहीं है, ये भूमि सुधार भी है। इसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म एक्ट भी है ये। जी।
इस ठीक है जय सिंह राव जी, आ रहा हूँ आपके पास और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आपने कहा कि अधिकार नहीं है और ऐसे में ये सोचना पड़ेगा, और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस सवाल को उठा रहे हैं। इस पर भाजपा से जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज उत्तराखंड के एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति तो चली रही है, लेकिन आम जनता का भी सीधे तौर पर इससे जुड़ाव है और जानना चाहती है कि किस तरीके से अगर सख्त भोग कानून आता है तो उनको क्या फ़ायदा होगा। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द सख्त भोग कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने कई सवाल उठा दिए जो सरकार कार्रवाई कर रही है। सतीश चंद जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, एक बार फिर मैं उनके पास चलता हूं, लौटते हैं वापस। सतीश जी, जिस तरीके से अभी जय सिंह रावत जी ने भी एक बात का जिक्र किया कि कांग्रेस क्या कह रही है या भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, उन्होंने कहा कि इस तरीके से होना चाहिए। उन्होंने पूरा उस तरीके को डिफाइन भी किया है कि कैसे कैसे यहाँ पर इन चीज़ों को लागू किया गया, बदलाव किए गए। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और इस कार्रवाई पर उनका ये कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो इस कार्रवाई को आप नहीं कर सकते, किसी की ज़मीनें छीन नहीं सकते हो, आपको पहले इस पर कुछ ना कुछ एक संशोधन की आवश्यकता है, रद्द करना पड़ेगा 2018 वाला, या फिर आप एक विशेष सत्र बुलाकर इस पर आगे की कार्रवाई के लिए इस पर काम करें। देखिए रवि भाई, सरकार इस विषय पे बहुत गंभीरता से सोच रही है और कार्य भी कर रही है, लेकिन मैं विपक्ष के अपने भाई बड़े भाई प्रवक्ता जी जो बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो हमारी सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है कि जिन लोगों ने जिन प्रयोजनों के लिए अपनी ज़मीन ली हुई है, तो ये अच्छा मुद्दा है या नहीं है। देखिए, विपक्ष को एक अच्छे विपक्ष के रूप में आना चाहिए सामने, और जो सरकार की सकारात्मक कार्रवाई है उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरा विपक्ष के नेताओं से यही कहना है कि भाई देखिए, ये जो ज़मीनें हैं हमारे उत्तराखंड की ज़मीनें हैं, और उन्होंने जिस प्रायोजन के लिए, जिस उद्योग के लिए, जिस पर्यटन के लिए, जिस व्यापार करने के लिए इस ज़मीन को लिया है या आवंटित करवाई है, तो उस पर वो उद्योग, वो व्यापार, वो पर्यटन करें। अन्यथा वो ज़मीन जो है सरकार अपने पास वापस लेगी, और उस पर जनता के हित के लिए जो भी कार्य हो सकते होंगे, जिससे रोजगार उत्पन्न हो, जिससे हमारे यहाँ पलायन रुके, तो उस तरह की व्यापार या उद्योग जो भी हैं वो हमारी सरकार लगाएगी। ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी, एक बार फिर से उनको सुन लेते हैं। आशीष सैनी जी, अभी तमाम चीज़ें अब स्पष्ट हो गई हैं, एक्सपर्ट के तौर पर भी हमने राय ली है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जय सिंह रावत सर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम चीज़ें बदलती रही हैं वक्त के साथ साथ। आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखिए, सबसे पहले जो कानून, जिस समय में जो कानून लागू था, उस समय के कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति खरीदी है नगर निगम के बाहर, हाँ, और उसमें अगर कहीं कानून का उल्लंघन है, तो आप कानून के रास्ते से वो जमीन का जो बिक्री है उसको रद्द करके वो जो पुरानी धारा 145 थी उसमें कुर्क कर सकते हैं। लेकिन वो करने का काम केवल कोर्ट ही तो करेगी। हम तो उल्टा इनको समझा रहे हैं कि उसकी प्रक्रिया ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया और डीएम सड़क पर उतरे और जमीनें कब्जा ली। उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से आप पूरी करिए। आपको लगता है कि कानून के कोई धारा अड़चन कर रही है, तो मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाकर अध्यादेश करा लीजिए। आपको लगता है कि इसमें एक सदन की बहुमत की जरूरत है, वो आपके पास मौजूद है, आप कराइए। लेकिन उत्तराखंड की जमीन बचाने के लिए जो भी कानून बनाने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2018 का त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो समय था, जब उन्होंने इसको संशोधन किया, उसमें 2 संशोधन किए। नंबर 1 कि 250 मीटर की जमीन आवास के लिए खरीदी जा सकती है नगर निगम क्षेत्र से बाहर भी। तो उसके बाद क्या किया कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्रतिबंध नहीं रखे गए। आज नगर निगम क्षेत्र में आपने अधिकार दे दिया जिलाधिकारी को, आज अधिकार आपने दे रखा है शासन को। तो यानी कुल मिला के अधिकारियों को अधिकार दे दिए, और जो कानून है वो उसको आपने लागू करने और इम्प्लीमेंट करने की या उसको बनाने की कोशिश नहीं की। इस पर हमें आपसे सवाल है, और आपकी सरकार को समझना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री तो समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी भाजपा कार्यालय पर प्रवक्ताओं को न बताया गया हो। दूसरी चीज, जो नगर निगमों का विस्तार बिना कारण किया गया है, किसी ने कोई मांग नहीं की। देहरादून का उदाहरण दे रहा हूँ, श्रीनगर का दे रहा हूँ, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यहाँ तक का दे रहा हूँ। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको प्लेन का। रुड़की एक विधानसभा, रुड़की जो नगर निगम है, रुड़की नगर निगम से 10 किलोमीटर दूर के गांव को शामिल कर लिया गया, ये कहते हुए कि जो लगे हुए जो गांव है वो शामिल नहीं होंगे। भाजपा सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अलावा केवल रुड़की एक नगर निगम था जहां पे 2 क्षेत्रों को बाहर निकालकर
नई नगर पंचायत बना दिया, उस पर 4-4 नए गांव और शामिल कर दिए। यानी आप ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार बार बार नगर निगमों की सीमाओं में, नगर पंचायतों में कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे जमीन बिके, कैसे प्लॉट कटे और सरकार की जेब भरे। एक तरफ जिलाधिकारी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्लॉटों की खरीदी फरोख्त बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लगातार जो सर्कल रेट है वो बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हमने आवंटित की या जमीन बेची, दोनों चीजों में फर्क है। सिडकुल को आवंटित करना, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन खरीदना अलग विषय है, आवासीय क्षेत्र के लिए खरीदना अलग विषय है, कृषि क्षेत्र अलग है। कृषि क्षेत्र में तो बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, उसमें जो प्रतिबंध है। लेकिन जब आप कृषि क्षेत्र की जमीन को नगर निगम में शामिल कर लेंगे, नगर पंचायत में शामिल करेंगे, तो आप तो खुद रास्ता खोल रहे हो भ्रष्टाचार का और जमीन को खरीदने बेचने का। तो एक सवाल तो ये। दूसरा, हमारा ये कहना है कि कोर्ट के शरण में आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट से एक ऑर्डर कराना पड़ेगा कि ये जमीन कानून की इस धारा का, इस लाइन का उल्लंघन करती है, लिहाजा ये जमीन हम इनसे वापस ले रहे हैं। उसके बाद क्या प्रावधान आप तय करते हैं वो कर लीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी एक बात जरूर बता दें कि जब वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके बाहरी निवेश लाने की बात करते हैं, तो क्या उसमें भूमि कानून के विषय में उनसे चर्चा करते हैं? हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का भी निवेश हो रखा है। स्थानीय युवाओं की भागीदारी करके हम बाहर के उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं और जमीन वाला विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा केवल यह है कि एक न्यूज छपवाए विदेशी निवेश, बाहरी निवेश लाने के लिए, और एक न्यूज छपवाए भूमि कानून के लिए। बस केवल अखबार में खबर छप जाए कि हाँ ये लोग ये चाहते हैं, करना धरना इन्होंने कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा सतीश जी जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के साथी से ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है उन्होंने कई गंभीर मुद्दों को सुलझाया हुआ है, और वो आश्वस्त रहें कि ये जो भू कानून आएगा ये इतना कठोर से कठोर होगा कि आप लोग ये आडंबर कर रहे हैं एक तरफ कि भू कानून आना चाहिए, और दूसरी तरफ आप इस चीज के लिए एक बार भी सड़कों पर या अभियान नहीं चला रहे हैं कि जो लोग इस तरह से भूमि लेके बैठे हुए हैं उनकी भूमि सरकार में निहित होनी चाहिए या उनकी जो जमीन है वो वापस होनी चाहिए। तो आप उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं ना, सुझाव दे रहे हो। देखिए, टेक्निकल दिक्कतें जो आ रही हैं आएंगी, देखिए वो उसके लिए सरकार है, उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए सारी चीजें हैं, उसके लिए जो प्राविधान है उसके अनुसार ही कार्य करा जाए। अच्छा ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए शॉर्ट में। लेकिन मैं आशीष जी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब एक बार ये बताइए कि आप लोग, सतीश जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे से वकील को लेकर जाइए और अपने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के एक कप चाय पीजिए और समझ के आइए। आपके मुख्यमंत्री जी इसमें जो काम करने जा रहे हैं, सरकार जो काम करने जा रही है, हमारा कहना है कि आप इसमें एक अध्यादेश पारित करके कहिए कि जो इससे पहले जो गलत प्रयोजन दिखाकर जमीन खरीदी गई है उसको छीनने का अधिकार किसे है? मैं सैनी जी से कहना चाहता हूं, विपक्ष की पार्टी के लोग नहीं, मेरा सवाल ये है, ये सजेशन अगर आपने अपनी सरकार में दे दिया होता, अगर आपने अपनी सरकार में ये सजेशन अपने मुख्यमंत्री जी को दे दिया होता, तो आज वो पूर्व मुख्यमंत्री बन के ये बात नहीं बोल रहे। अच्छा आशीष सैनी जी, आपने गलती कर दी, आपको ये पहले सजेशन पूर्व मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये सजेशन आप लोग भी सरकार में रहे तो आज नौबत ही नहीं आती। अगर आप लोग के बाद इतने अच्छे नहीं, रवि जी एक सेकंड का समय लूंगा। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड का समय लूंगा जी। जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि आपकी सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ। हमारी सरकारों में यानी 2017 तक इस प्रकार का कोई घोटाला अगर एक आध कोई होगा तो बड़ी बात है, नहीं तो मेरी अपने समझ के अनुसार नहीं है। ये सारे घोटाले त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जब संशोधन किए गए उसके बाद हुए। डीएम की अनुमति की आड़ में दम के भ्रष्टाचार हुआ, जमीन को खरीद फरोख्त हुई है। सैनी जी को डर है जो ये कार्रवाई हो रही है, ये इनके शासनकाल में हुई। बंदरबाट जो सिडकुल में हुई थी, जिसको सब्सिडी लेने के लिए अपने चहेतों को जमीनें दे दी गई थी और वो जमीनों का कोई प्रयोजन नहीं हुआ। उन जमीनें वैसी की वैसी बंजर पड़ी हुई हैं और इनके जो जिसको आवंटित हुई तो भाग चुके हैं यहाँ से। तो इनको डर है कि कहीं इनकी परतें ना खुल जाए। अच्छा ठीक है, दीपक राव जी। देखिए रवि जी, दो चीज़ें इतनी सारी डिबेट में दो चीज़ें उभर के आ रही है, जिसके बाद जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जय सिंह रावत जी, उन्होंने भी इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी है। उसको समझिए कि सख्त भू कानून अगर वर्तमान सरकार कह रही है तो वो किस स्वरूप में आएगा, असख्त रूप किस स्वरूप में होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर एक सजेशन देने की बात आई है कि हम लोग सुझाव दें, तो देखिए सबसे नियरेस्ट जो पहाड़ी क्षेत्र हमारे यहाँ पड़ता है उत्तराखंड से लगता हुआ, वो हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश का ने जब अपने लोगों का हित
संभालने की बात करी या उसको संरक्षित करने की बात करी, तो उन्होंने दो चीजें बहुत स्पष्ट करी थी। जो चीज मैं चाहूंगा कि आगामी आने वाली जो सरकार है जो सख्त भू कानून बनाना चाह रही है उसमें चीज का ध्यान दे। वो दो चीजें क्या थी कि कृषि, कृषक और अकृषक, ये दोनों की जो परिभाषा है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने यहाँ वो कर रखी है। किसी भी स्वरूप में जो कृषक है उसकी भूमि को अकृषक नहीं ले सकता, और जो अकृषक है वो अगर कोई भूमि ले सकता है तो उसकी भी सीमाएं बांधी हुई हैं। ये तो वहां के प्रदेश की दो स्थितियां हो गई। प्रदेश का बाहर का व्यक्ति किसी भी स्वरूप में कृषि की भूमि तो ले ही नहीं सकता, और अकृषि अगर वो अकृषक के रूप में आता है तो उसके लिए भी बाउंडेशन है, लिमिटेशन है। तो देखिए जो अभाव रहा है उत्तराखंड बनने के बाद, वो सबसे बड़ा अभाव ये रहा है कि इस तरह की परिभाषा गठित करने का ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करा जब वो इससे पूर्व सत्ता में रही, और ना कांग्रेस ने प्रयास करा जब वो सबसे पहले इस सत्ता में आई, जब वो जीत के आए थे। तो उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा वो आज के डेट में हमारे इस प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें जो अब इस भूमि की जो बंदरबाट हुई है, जिस तरीके से खुल्ला जिस तरीके से दोनों सरकारों ने अपने जब ये शासन में थी करी है, उसका खामियाजा आज की डेट में ये भुगतना पड़ रहा है कि अब कृषि योग्य भूमि आपके पास नहीं है। और जो बची कुची है, जो मुझसे पहले आशीष सैनी बोल चुके हैं कि नगर निकायों का विस्तारीकरण के नाम पे, नगर पंचायतों का विस्तारीकरण के नाम पे आपने वो सारी की सारी भूमि जो कृषि भूमि है उसको अकृषि बनाने के काम कर दिया है, ताकि कोई आराम से बाहर से आने वाले व्यक्ति अन ले जाए। लेकिन इसमें रवि जी सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी तक जब तक इस प्रदेश में ये चीज डिसाइड नहीं होगा कि कौन बाहरी है और कौन यहाँ का मूल निवासी है, तब तक चाहे आप कोई भी कानून लेके आ जाइए वो पूर्णतः सख्त हो ही नहीं सकता। ये बात जितनी जल्दी वर्तमान सरकार समझेगी तब तक ये चीज धरातल में इसका कोई भी प्रभाव हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार जयसिंह राव जी के पास फिर से जा रहा हूँ कि मुद्दा गंभीर है, उसे समझना है। जयसिंह राव सर, ये भी यहाँ पर ये जानना जरूरी है, जैसे आपने कहा कि बदलाव हुआ 2022 में, तो क्या 2018 से 2022 तक जो जमीनें खरीदी गई उनको जो वापस निहित करने की बात सरकार कर रही है, तो क्या 22 तक तो कर सकती है ना? अगर 22 के बाद जो खरीदी गई शायद उसको अब निहित नहीं किया जा सकता। रवि, एक तो अभी जो बात आ रही ना जी, जो हमारे कानून में भी यही है, जो गैर कृषक है जी, जो जिस कानून को हमारे यहाँ लागू है उसमें वही है कि गैर कृषक कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकता, वो भी गाँव में, शहर के आसपास खरीद सकता है। और वो मैंने बता दिया, ये हुआ लगभग 385 गांवों को मिला दिया, उसमें 85 गांव थे उत्तराखंड, इसके देहरादून नगर निगम में मिला दिए थे, वो सारी बात अलग है। जी, जी, जी। अब दो चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है। एक जो सरकार ने पहले कहा कि जिन्होंने इसका फायदा परिवार है ना, मैंने कहा था कुटुंब की परिभाषा भी इस कानून में दी गई है। कि कुटुंब में बेटा बेटी और क्या कहते हैं परित्यक्त बेटी होगी और अवयस्क बेटा होगा, इस तरह से परिभाषा दी गई है परिवार की। परिवार को एक बार मिलेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि परिवार के दो 3 बार खरीद लिए हैं, जो अभी तक जो सरकार के, एक तो सरकार उसको जब्त करना चाहती है, वो भी हुआ तो गड़बड़ किया तो क्यों नहीं कर रहे आप, वो बात है। जो दूसरी बात जो प्रयोजन क्यों बोल रहे हो, जब कानून नहीं है कैसे कर सकते हो आप? 2000 रवि में आप मेरे से ले लेना, कल मैं आप भी इसी जिस फोन पे मैं बात कर रहा हूँ उसी में उसमें है वो जी 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 जो 2022 का जो संशोधन है 143 का ख का, जिसमें लिखा हुआ है कि ये बंदिश खत्म है जी। जिसने जो 2 साल के अंदर जिसने जमीन ली और उस प्रयोजन से उसका उपयोग नहीं किया, उसको जब्त करने का अधिकार था धारा 167 के अंतर्गत। वो व्यवस्था खत्म कर दी हमारी विधानसभा ने 2022 में, खत्म कर दी। तो उसको तो आप ले नहीं सकते हैं। तो सर जो 2018 के बाद जो जमीनें खरीदी गई, क्या उन पर कार्रवाई की जा सकती है फिर, अगर इसको खत्म कर दिया गया 22 तक जो खरीदी गई? नहीं, 2 चीजों पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ। एक जब परिवार में एक ही बार में ले सकता है 2250 स्क्वायर मीटर। हाँ। और अगर मैंने फर्जी तरीके से अपने नाम भी ले लिया, बेटे के नाम से भी ले लिया, बेटी के नाम से भी ले लिया, ये सरकार को डाउट है, ये सरकार की जानकारी में वो गंभीर बात है, उसको तो जब्त होना चाहिए। ठीक है। लेकिन सरकार वो भी तो नहीं कर पा रही है अब तक, क्या किया। और जहां तक वो प्रयोजन की बात आ रही, क्यों उस पर बहस ही क्यों कर रहे हैं हम?
जो कानून खत्म हो गया। अगर वो कानून, अगर सरकार, यही सरकार उसको रिस्टोर करती है, विधानसभा में 143 को फिर जोड़ती है, वही प्रयोजन वाली जोड़ती है, तो तब हो सकता है वो, तो जो वरना नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा वाला जो जालसाजी करके आपने कानून का वो करके दाएं बाएं करके अगर जो जमीन खरीदी है, उसको सरकार उसको कर सकती है। लेकिन कहाँ हुआ था? तब से चीफ सेक्रेटरी ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, सारे लोग कर रहे हैं, कलेक्टर दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये तो सोचना चाहिए ना सरकार को, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जयसिंह रावत सर, जो इतना कार्रवाई हो आसान रही है, नहीं जितना आसान। जो कार्रवाई हो रही है उसका क्या परिणाम रहेगा फिर? जो कार्रवाई हो रही है, जो कुछ नहीं हो रही, कहाँ हो रही, कहाँ हो रही रवि, कहाँ हो रही? 25 से 30 ये कहा जा रहा है कि ऐसी चीजें सामने आई हैं, 25 से 30 ऐसे केस आ चुके हैं जिनके द्वारा ये उल्लंघन किया गया है, जो कहा गया है। किसका उल्लंघन? क्या उल्लंघन? 2 उल्लंघन बोला ना मैं। जी जी जी। एक उल्लंघन वो 250 मीटर जो उसकी सीलिंग थी, हाँ, उसका उल्लंघन, या उद्योग लिए का नाम पर जमीन ली और वो क्या कहते हैं लगाए नहीं, और वो बाकी उसको बेच दी, तोड़े पर ऊंचे दामों पर बेच के पैसा कमा लिया। 2 अलग अलग चीजें हैं। जी जी जी। दोनों में जब्ती होनी थी, दोनों में करना था। एक में अभी वैसा एक में कर ही नहीं सकते आप। जो जमीन आपने उद्योग के लिए उद्योग में लाया, उसको कर ही संभव नहीं है। कानून खत्म हो गया, विधानसभा ने खत्म कर दिया वो कानून। ठीक बात है सर। आप मेरे से ले लो, मैं उसका संशोधन आपको दे दूंगा उसको जरूर। और लेकिन दूसरे में होना चाहिए, किया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? उसको भी जल्दी जल्दी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष सैनी जी, आपके पास आ रहा हूँ एक बार, क्या कुछ कहना आपका? क्योंकि हमने समझ लिया इस मामले को, जयसिंह रावत जी ने विस्तार से समझा दिया। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है, चाहे वो मेरे शब्द हों, चाहे वो जयसिंह रावत जी के हों या हरीश रावत जी का बयान। समझना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, जो जिनके गले में वो बड़े वाला ढोल है जिसे बजा रहे हैं, लेकिन उनकी धुन जो है वो उनके कारनामों से मैच नहीं कर रही। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप जो कानून बना हुआ है, जो कानून पास हो चुका है, राज्यपाल जिससे मोहर लगा चुके, कि आप वो प्रदेश उस कानून के हिसाब से चलेगा या मुख्यमंत्री के मूड के हिसाब से चलेगा? कि आज उनको लगा कि मुझे कुछ मुद्दा उठाना चाहिए तो कहा जमीनें जब्त कर लो जाओ। जिलाधिकारी महोदय ने साफ कह दिया कि भाई ठीक है, हम इस मामले में कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से आदेश प्राप्त कर लेंगे। एक पुलिसकर्मी यदि किसी सड़क पर किसी आदमी को किसी अपराध में निरुद्ध करता है तो उसके बारे में फैसला कोर्ट देगी या वो पुलिसकर्मी खुद तय कर लेगा। लेकिन ये बात समझने में, क्योंकि कानून मानने वाले, संविधान मानने वाले, लोकतंत्र मानने वाले लोग जानते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते, संविधान को मानते नहीं है और पूरे देश को तानाशाही चलाना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि ये सरकार उत्तराखंड की जमीनों को, उनकी भूमि को संरक्षित करने के लिए एक कानून अगर लेके आएगी और कोई भी कार्य करेगी, कांग्रेस साथ खड़ी होगी। हरीश रावत जी ने और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने जो सुझाव दिए हैं, मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें, जो भी संशोधन होगा, जो भी विचार होगा, हम तो साथ खड़े हैं इनके, कब मना कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार ना कि विपक्ष ऐसा था, और दूसरी बार ये हमारे यूकेडी के मित्र बैठे हैं, इनका एक भाषण शुरू का 25 सेकंड का तो फिक्स है कि दोनों सरकारें, दोनों पार्टी, दोनों वो। आप बताइए ना, रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए आपके दिवाकर भट्ट जी ने जो जो काम किए हैं, कैसे देहरादून में सब प्रॉपर्टी डीलरों से पैसा इकट्ठा किया गया, वो सारी चीजें सामने है। आशीष सैनी जी, वो सारी चीजें मैं बताना शुरू कर दूंगा तो इसका डिबेट का मुंह मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन बार बार उसकी आड़ में कांग्रेस को दोष देना भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया है कि घर से बाहर निकलिए और कांग्रेस को दोष दीजिए। आपकी चुनी हुई सरकार है, आप सरकार में पार्टनर है, मंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद आप केवल भ्रष्टाचार करने में लिप्त है, और आज जब आप कार्रवाई करने की बारी आती है तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा के भाग जाते हैं। आशीष जी, आपने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी? मैं कह रहा हूँ सारी बात छोड़ दीजिए, आपको पता भी है, जानकारी है आपके पास। स्पष्ट रूप से कह दिया, वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई करते हैं, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, दीपर यूकेडी को सुन लीजिए। आशीष जी, आपको जानकारी दे दूं, जिस दिवाकर भट्ट जी की बात आप कर रहे हैं, 500 वर्ग मीटर को 250 वर्ग मीटर उन्होंने ही करा है। शायद आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। अगर उनके अंदर, सुनिए, आपने बोल दिया, सुनिए ना, दूसरे की सुनिए। आपने बोल दिया, मैंने सुना ना आपको, अब मेरी सुनिए ना, अब मेरा समय मेरे सुनिए। आप देखिए, अगर उनके अंदर ये चिंता नहीं होती तो 500 वर्ग मीटर को 250 वर्ग करने वाली बात, वो जब शासन में थे रेवेन्यू मिनिस्टर, तो वो ये नहीं करते।
लेकिन मैं आपको पूछता हूं, आज आप ही के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं बुद्धिजीवियों का पैनल बैठा लीजिए, तब उनकी बुद्धि कहां हरण हो गई थी जब वो सत्ता में थे? ये सवाल मैं पूछूं। दिवाकर भट्ट जी की, कहा दिवाकर नहीं, दिवाकर भट्ट आपके जी हरीश रावत जी की, आपके अरे, हरीश रावत अरे, जी की बुद्धि हरण कहां हो गई हरीश रावत जी थी कि ये बुद्धिजीवियों उस समय के सदन पैनल के बनाने सदस्य का जो नहीं सुझाव थे। वो आज दे रहे हैं अरे वर्तमान महाराज, सरकार को, जब वो स्वयं अरे रुक मुख्यमंत्री जाइए, रुक थे जाइए, तब सारे बुद्धिहीन हो रुक गए थे जाइए, क्या? मैं या कह रहा उनकी हूं, स्वयं की बुद्धि अगर हरण हो सवाल गई थी, चली खड़ा गई करूंगा, अब थी? सुनिए। यही तो मैं पूछना तो चाहता सबसे हूं ज्यादा आपसे। इज्जत आपकी लुटेगी, ये ध्यान बहुत रखना। अच्छा है अच्छा, कि दीपक जब जी, सरकार सवाल में हो, खड़े करूंगा तब तो बुद्धि आप हरण हो बर्दाश्त नहीं जाए। कर अच्छा, दीपक पाएंगे। जी, विपक्ष में बैठो, उत्तराखंड तब को बुद्धि बर्बाद हरण करने आप में यूकेडी नसीहत का देते बराबर फिरे। का साझा है। ये कांग्रेस की सबसे गंदी आदत है। उत्तराखंड को आशीष लूटने सैनी में, जी, आप उत्तराखंड को सत्ता में बर्बाद नहीं करने में होते, ठीक है, आपके ठीक है। बराबर की हिस्सेदारी है। तब आप नहीं। दूसरों को नसीहत देने की बात करते हैं। दीपक राव जी, आशीष दीपक राव ऐसा जी, नहीं चलता दीपक राव जी ऐसा है, बिल्कुल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक सेकंड, दीपक राव जी ऐसा है, रावण के पेट में तीर लगाया, ध्यान रखना। यूकेडी अरे आपको समझना पड़ेगा अरे आशीष ठीक जी, है, नहीं, नहीं। मुख्यमंत्री थे ना रावण वो, के पेट पे तीर तब क्या लगाया है, उनकी बुद्धि ध्यान हरण हो रखिएगा। गई थी? मैं पूछना अच्छा, चाहता एक हूं। सेकंड हो गया, हो गया। जो आज अच्छा, हो गया। बुद्धिजीवियों को आपको पैनल चुन नहीं बनाने रहा की है बात दोबारा कर से। रहे हैं। अच्छा, ठीक है, नहीं, ये यूकेडी भारतीय को भी, जनता पार्टी को वो एक मिनट, एक तरीके से दीपक राव जी, संदेश दे रहे हैं, सुझाव दीपक दे राव रहे जी, हैं। एक मिनट, यूकेडी यूकेडी को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। और मैं भाजपा और कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूकेडी को और कम ही बोले, क्योंकि उनकी यहाँ पर सरकार नहीं रही है, तो उनको भी थोड़ा यूकेडी को कम सुनाना मैं तो पड़ेगा। सर इनको अब मैं जानकारी चाह रहा हूं एक कि सेकंड, हरीश रावत सतीश चंद्र जी के पास जा रहा हूँ। एक एक ये बात तो अरे समझनी एक पड़ेगी मिनट, ना। एक मिनट, सतीश चंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका आज की डिबेट में। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि अच्छा हुआ कि उनकी उत्तराखंड में अभी सरकार नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये जमीनें जो है जीजा जी के हिसाब से इन्होंने कन्वर्ट कर देनी थी, जीजा जी के नाम पे कर देनी थी, और आधा आपके उत्तराखंड। पास इन चुटकुलों के अलावा कुछ हो तो बताओ। सैनी जी, ये चुटकुले नहीं है, ये चुटकुले नहीं चुटकुले है। हैं। अच्छा, ठीक है। आप इसीलिए सुना रहे हैं इसीलिए लगातार। देश में और राज्य में आपकी पार्टी का क्या आश्रय है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप खुद उसे अपने दिल पे हाथ तो रख के आपके झूठ से चल रहा है। ये झूठ। आप ईवीएम के चोर हैं, इसलिए आप जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, अरे तो ठीक है। अगर आप आप जब वायनाड में चुनाव जीत लड़ते हैं जाते तो हैं चुनाव वहाँ आयोग EVM आपकी जेब में है। नहीं आता, रहने वहाँ दीजिए, EVM चुनाव नहीं आता। आयोग आपकी जब जेब चुनाव में होते है। हैं, केदारनाथ आज- मुद्दा होता है, आज- केदारनाथ सतीश चंद्र जी, आता सतीश चंद्र जी, नहीं अपने भू कानून आप पर, के खिलाफ भूल आप गए आप ऑर्डर लोग। दे सतीश जी, दीजिए। आज के भू कानून बाद पर, हिंदू एक मिनट, को आशीष संजय, एक बोल मिनट, रही है। सतीश जी, भू कानून पर आपकी सरकार कह रही है कि हम एक सख्त भू कानून ला रहे हैं, उसी पर फाइनल कमेंट दीजिए अपना। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये विपक्ष जो है डर गया है और तिलमिला उठा है अरे कि गोली कहीं मारो भू कानून विपक्ष को, ऐसा ना तुम हो अपनी कि बताओ। हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्व के लोग हैं जिन्होंने भूमि हमारे चहेतों को, इनके चहेतों को आवंटित करी थी, तो कहीं वो पोल ना खुल जाए, इसलिए विपक्ष जो है वो तिलमिला उठा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं हमारे तक ये हाथ ना पहुंच जाए कानून के, कि हमारी जमीनें जो हैं वो सरकार में नीत ना हो जाए। ठीक है जी, जयसिंह राव जी, फाइनल कमेंट आप एक सुझाव के साथ आपसे चाहूंगा, शॉर्ट में सर। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि हवा में बात नहीं करनी चाहिए। जी, जी। पहली बात, जब हवा में बात करेंगे इसका मतलब आप समझेंगे नहीं, कैसे सुझाव देंगे। दूसरी बात, जो संशोधन तिवारी जी के जमाने में जो सबसे गलत हुआ, उसमें धारा 2 जुड़ी, उसमें ये हुआ कि भाई नगर निगम, नगर निकाय में लागू नहीं होगा। पहली बात तो हुई है। उसके बाद यूकेडी हो, कोई हो, जो उसी कानून को सबने माना 2017-18 तक सबने। और जिसकी दिवाकर भट्ट जी की बात भी आ रही है, उन्होंने तिवारी जी के कानून में संशोधन वो नहीं किया, केवल 500 से 250 किया खनूड़ी जी के जमाने, वो हो गया, दैट्स ओके। जो असली हुआ वो 2017 के बाद हुए, 2022-23 तक होते रहे। अगर आज उन संशोधनों को हटा दें और जो तिवारी जी के जमाने में हुआ वो धारा 2 उसको हटा दें, हाँ, तो वही तुम लोग मांग रहे हैं। बिल्कुल। एक बात। दूसरा, कानून यही नहीं है, दूसरा उसका भूमि सुधार का भी व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि सुधार कैसे करेंगे? लोग बंजर पड़ी हुई है, लोगों पहाड़ों में जमीनें वैसी छूटी हुई है, और जहां प्राइम लैंड है वो लोगों ने भू माफिया ने खा लिया। और आज अब किस किस का नाम ले, नेता अरे प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा आता है, वो चुनाव में लगाते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जमीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं नेता लोग। उसको बराड़ी साइड में खरीद ली, गैर साइड में खरीद ली, उधर वो सारी जगहों कर लोग, नेता लोग जमीनें खरीद रहे हैं। देहरादून में खरीद ली नेताओं ने। लैंड साहब कौन है आज? दूसरी बात, ये बाहरी व्यक्तियों का बात करना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। जो भारत का संविधान, जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19, क्या लिखा है उसमें? आर्टिकल 19C-D-E पढ़ो जरा। भारत का नागरिक कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, केवल इनर लाइन में नहीं, बॉर्डर एरिया में नहीं, और कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। केवल ये कृषक और गैर कृषक का जो
आपने डॉक्टर परमार ने तरीका निकाला था, वो है कि गैर कृषि योग्य जमीन खरीदेगा तो उसका तो पेशा ही वही है, उसकी पीढ़ियों की जमीनें है, वो खत्म हो जाएंगी जी। बाकी जो उद्योगपति है, जो बाकी व्यवसाय कर उनका पास है, लेकिन किसान के पास वही है, उसकी पीढ़ियों के लिए वही है। तुम जाके उसकी पीढ़ियों की जमीन खरीद, माना मेरी जमीन है, जी जी जी। मैं उसे बेच देता हूं, तो मैं अपने बेटे के हक की जमीन बेच रहा हूं। जी 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 जी। उसके पीछे सोच ये थी। बिल्कुल। तो है, अब हमें देखो मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो भरोसा करना चाहिए, प्रदेश के शासक है, उन्होंने कहा हम एक अच्छा कानून बना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा उनसे भी निवेदन होगा, सख्त ही काफी नहीं है, उसको भूमि सुधार की व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए। बहुत ये अच्छा मैं सुझाव है सर, वक्त इतना ही है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और इसके साथ ही सतीश जी, आशीष सैनी जी, दीपक रावत जी, जय सिंह रावत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण चर्चा में अपने विचार आपने रखे। सरकार का दावा है कि सख्त भू कानून आएगा, लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि बुद्धिजीवियों की कुछ राय भी ले ली जाए। अब देखना होगा, इंतजार करते हैं किस तरीके का सख्त भू कानून आ रहा है, जिसका दावा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिए। हालांकि मांग सबकी है कि वो कानून हो, लेकिन वो कैसा होगा वो सबको देखना होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।